तो बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के कुछ डाउट्स और उसके बाद एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल। ठीक है, और आज हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम एनसीईआरटी। एंड उसके बाद हम लोग एक डाउट क्लास रख लेंगे सैटरडे या संडे में, और उसमें हम जो भी इसके डाउट्स हैं प्लस मॉड्यूल वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और मंडे से हम लोग करेंगे अपनी एसएसटी और एनटीएससी की, एटलीस्ट एनटीएससी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे मैथ्स में। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक से होते हैं ना। मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि बेटा हर एक चैप्टर शॉर्ट ट्रिक से होता है। लाइक जैसे मैं आपको बात बताऊँ, एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, तो उसमें वॉल्यूम आपको फॉर्मूले जितने भी है वॉल्यूम के वो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हाँ बस मैं आपको उसमें एक चीज़ आपको, जैसे परसेंटेज वाला उसमें कोई क्वेश्चन आता है, लाइक जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको कि किसी क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 10% डिक्रीज़ कर दी, ब्रेड 20% इंक्रीज़ कर दी, एंड जो हाइट है वो 30% इंक्रीज़ कर दी, तो उसका एरिया कितना, उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हो गया, उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बट जहाँ पे डायरेक्टली हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड या व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो उसमें हमें वॉल्यूम याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो शॉर्ट ट्रिक से होंगे उसमें वो मैं आपको कराऊंगा, बट जो लॉन्ग मेथड से होंगे वो आपको याद करने ही है। तो फिलहाल एक्सरसाइज 3.6 के हम लोग कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, वो ले लेते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, एंड उसमें आपको डाउट था बच्चा 4/x + 3y = 14 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 नहीं बनाते इसको, अभी ऐसे रहने देते हैं। एंड सेकंड जो था 3/x - 4y = 23। तो मैंने बोला था बेटा इसमें लेट कर लेना, लेट करके इजीली हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो कोई नहीं, इसको हम देख लेते हैं कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया लेट 1/x, ये 4/x है ना, तो इसको 4 × 1/x लिख सकते हैं, तो इसको हमने p लेट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 4p + 3y = 14। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 3p - 4y = 23। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 के साथ p है, एंड यहाँ पे 3 के साथ p है, एंड यहाँ पे 3y है, और नीचे की तरफ 4y है। तो यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो इसको काटना बड़ा इजी रहेगा y वाले टर्म्स को, है ना। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगी, बट पहले इनको सेम भी बनाना पड़ेगा। तो y के साथ यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आता हो, तो 3 और 4 का एलसीएम लिया तो 12। तो मुझे यहाँ पे 12 बनाने के लिए इक्वेशन 1 में 4 से इंटू करनी पड़ेगी, एंड इक्वेशन 2 में 3 से इंटू करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ हम लोग इक्वेशन 1 × 4 प्लस इक्वेशन 2 × 3, और सिमिलर प्रोसीड्यूर हम फॉलो करेंगे राइट हैंड साइड में भी, इक्वेशन 1 × 4 प्लस इक्वेशन 2 × 3। तो ये हो गया 16p 12y 9p 12y, और ये हो गया तुम्हारा 656, और यहाँ पे हो गया हमारा 969। तो 12y से 12y कैंसिल, एंड 16p एंड 9p हो जाएगा हमारा 25p, एंड ये हो जाएगा हमारा 15 1 कैरी 12 125। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई बेटा 5। तो p की वैल्यू हम लोगों के पास आ चुकी है, इसे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट किया, तो इक्वेशन 1 थी हमारी क्या, 4 × p + 3y = 14। तो हम इन दोनों के इंटू करके 4 और 5 के इंटू करके ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो यहाँ से y = आ गया, 14 में से 20 गया -6, और ये 3 चला जाएगा डिवाइड में। तो y की वैल्यू आ चुकी है -2। तो y हमारे पास आ चुका -2, और हमें x निकालना है। तो x था हमारा क्या, p = था 1/x, है ना। तो p की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम 5 = 1/x, तो x = आ जाएगा 1/5।
समझ में आया बेटा निकिता? यस सर। बेटा ज़रूरी नहीं है हमें दोनों को ही लेट करना है, हम एक को लेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। सर हम दोनों में भी इंटू कर सकते हैं, अगर हमें इक्वेशन जैसे आपने जैसे की थी और इक्वेशंस उसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन में ही इंटू किया था, बट हम दोनों इक्वेशन में इंटू कर सकते हैं। हाँ हम दोनों में कर सकते हैं इंटू, ठीक है। वो हमें ना डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर ना ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो 3 की जिसमें मैं इंटू करूँ तो वो 4 के इक्वल हो जाए, है ना। या तो फिर आप यहाँ पे करोगे 4/3 से इंटू, 4/3 से इंटू करने पे तो हो जाएगा, बट वो खामोखा लेंथी क्वेश्चन होगा। तो हमने सबसे जो सूटेबल है इसका वो हमने ये देखा कि अगर मैं इसमें 4 से इंटू कर दूँ इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में जो है वो 3 से इंटू कर दूँ, तो 4 3 या 12 और ये भी 12 हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है बेटा। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है, जैसे किसी में फर्स्ट में इंटू करनी होती है, किसी में सेकंड में, किसी में दोनों में। समझ में आया आपको अभी? यस सर। और इसका कौन सा पार्ट? 6th पार्ट। तो 6th पार्ट आप देखिए, इसका 6th पार्ट तो वैसे भी हो जाता है, इसका बिना लाइट वेट किए भी हो जाएगा, पर आप चाहो तो अगर मैं इसको लाइट करके करूं तो आप वो देख लीजिए कैसे होता है ये। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना तो भी ये हो जाएगा, जैसे लाइक ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व करके भी हो जाएगा। यहाँ पे 6 के साथ x के साथ 6 है, यहाँ पे x के साथ 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 दोनों प्लस है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसमें से इक्वेशन 2 करेंगे माइनस, और इक्वेशन 2 में इंटू कर देंगे 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 में अगर 3 से इंटू करूँगा तो 2 3 जा 6 हो जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3, इक्वेशन 1 इधर माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3, तो ये आ गया 6x प्लस 3y माइनस 6x माइनस 12y इक्वल्स टू 6xy माइनस 15xy, 12 से सॉरी प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, 3y में से 12y गया तो बचे माइनस के 9y, एंड यहाँ पे भी बचा माइनस के 9xy, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो 9xy प्लस का 9 मतलब 9 माइनस का y और प्लस का 9xy, इधर रह गया 0, इसको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए। दोनों में से जो कॉमन था हमने कॉमन ले लिया, 9 कॉमन था और y कॉमन था, तो यहाँ से बच गया क्या माइनस का 1, और यहाँ से बच गया क्या प्लस का 9 प्लस का x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के पास आ गया 9y इक्वल्स टू 0 और माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो उनमें से कोई ना कोई एक 0 के इक्वल होगा, या तो 9y 0 के इक्वल होगा या माइनस 1 प्लस एक्स 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 0 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब यहाँ से आप दोनों जो वैल्यू है आप उसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो वहाँ से भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ में आया आपको? यस सर। ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप लेट करके भी कर सकते हो। लेट करने के लिए आप क्या करोगे ना, पहले इसको ना पूरे के अपॉन में ले जाओगे, ठीक सर है। y की वैल्यू 2 आएगी। हाँ बेटा y की वैल्यू 2 आएगी, मैं बोला ना 2 आएगी। ये जो वैल्यू है ना इसको अभी आप ऊपर भी रखोगे तो x और y की एक वैल्यू और आ जाएगी, दो वैल्यू आएंगी उनकी मतलब, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको आप ना अगर आप कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि सर दो वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू सुटेबल है कौन सी नहीं है, एक चीज़ तो ये है कि सारी वैल्यू जितनी भी आपकी आ रही है सब सही है, ठीक है। और दूसरा जो है आप इसको ना अगर लेट करने वाले मेथड से करना चाहते हो तो उससे देख लीजिए अब कैसे होगा। 6x प्लस 3y और ये एक्स वाई को आप अपॉन में ले जाइए, ये इधर 6 रहने दीजिए, ये जो पूरे के साथ इनटू में था ये फ्रैक्शन में चला गया। तो कोई भी वैल्यू अगर किसी के अपॉन में है तो वो दोनों नंबर के अपॉन में सेपरेट हो जाती है ना। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो अगेन एक्स वाई आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है बेटा। जैसे अगर
कोई वैल्यू किसी पूरे के अपॉन में है तो वो दोनों नंबर, जितने भी नंबर्स होंगे 2 3 4 5, सबके साथ डिफरेंटली या सेपरेटली सेपरेट हो जाएगी। तो ये सेपरेट हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया, इधर y से ये कैंसिल हो गया। तो हम लोगों के पास आ गया 6/y प्लस 3/x इक्वल्स टू 6। और बिल्कुल सिमिलरली इधर करेंगे 2x प्लस 4y अपॉन xy। तो यहाँ भी हम करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे तो x कैंसिल, तो बचेगा क्या 2/y, और इसके नीचे ले जाएंगे तो y से y कैंसिल, बचेगा 4/x इक्वल्स टू 5। अब हम लोगों को पता है कि जब भी फ्रैक्शन में या अपॉन में वैल्यू होती है, अननोन वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए जो सबसे ईजी तरीका है वो ये है, उसको आप लेट कर लीजिए। लेट 1/y इक्वल्स टू p एंड 1/x इक्वल्स टू q। हमने लेट किया तो ये हो गया 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1। एंड इधर हो जाएगा 2p प्लस 4q इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यूज़ बहुत ईजिली आ जाएंगी। समझ में आया बेटा? इस तरीके से भी आप कर सकते हो चाहो तो। ओके सर। है ना, दोनों तरीके मैंने बता दिए, दोनों नोट डाउन कर लीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया था? तो बस यही थी। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया सबका। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस, ये वाला हो गया सबका? नो सर। आपका नहीं हुआ? No, sir. संभव ही आपका हो गया था बेटा? संभव ही हो गया था आपका सेकंड का थर्ड पार्ट? यस सर। ओके, जरा संभवी मुझे एक्सप्लेन करना। कैसे किया आपने? सर सबसे पहले हम स्पीड ऑफ द ट्रेन को ले लेंगे x और स्पीड ऑफ द बस को ले लेंगे y। ठीक है, आप बोलते जो मैं लिख रहा हूँ। स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर दिया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने यहाँ पे ले लिया x, और लेट स्पीड ऑफ बस ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर y। उसके बाद बेटा हाँ सर, और फिर हमें पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हाँ, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आया कहाँ से? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो हाँ, टाइम को क्रॉस yes. करके इधर ले गए, स्पीड नीचे आ जाएगी। हाँ तो ठीक है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आगे बेटा। सर उसके बाद फिर हम इक्वेशन बनाएंगे, तो हाँ। पहली इक्वेशन बनेगी 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4। 240 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4। ये क्या है बेटा? 60 डिस्टेंस मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे? बच्चों को समझ में नहीं आया कि आपने 60 ऊपर क्यों लिया है और x नीचे क्यों लिया है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। सर ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से हम लेंगे ना, जैसे कि ये डिस्टेंस है और फिर अपॉन स्पीड है, तो फिर हमने उसको लेट किया है, तो इसलिए हम स्पीड हमें पता नहीं है तो हम नीचे वेरिएबल्स रखेंगे और ऊपर ये डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, मतलब ये जो 4 है आपका ये टोटल टाइम है ना? हाँ यस सर। चलो ठीक है, टोटल टाइम इक्वल्स टू, चलो आप मतलब आपको ये समझ में आ गया। आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेटा देखो, हम लोगों ने ना ये बताना है क्वेश्चन में, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। मतलब रूही ने टोटल 300 किलोमीटर अपने घर के लिए ट्रैवल किया, आधा बस से, मतलब कुछ हिस्सा बस से और कुछ हिस्सा ट्रेन से, और शी टेक्स 4 आवर्स, और उसको पूरे 4 घंटे लगे। इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई है, ट्रेन से कितना गई है? 60 किलोमीटर, ठीक है। और बस से कितना हो जाएगा फिर? टोटल 300 किलोमीटर गई थी, तो ट्रेन से 60 चली गई, तो बस से बचा कितना? 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर गई वो बस से। तो बोला क्या है उसने? शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, और बचा हुआ बस से गई है कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो हम लोगों को पता है ट्रेन की स्पीड जो है वो x है, और वो डिस्टेंस कितनी चलती है?
60 किलोमीटर। तो बेटा यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये हो गया इस ट्रेन के लिए टाइम 1। ऐसे ही टाइम 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बस के लिए, डिस्टेंस उसने कितनी चली 240 एंड स्पीड क्या थी उसकी y, ठीक। और टोटल टाइम इक्वल्स टू क्या है, टोटल टाइम उसको लगा 4 घंटे, मतलब जितना टाइम उसने ट्रेन से लिया प्लस जितना टाइम उसने बस से लिया वो मिला के कितना हो गया टोटल 4 घंटे। तो यही हमने लिखा है, टोटल टाइम इक्वल्स टू 4 आवर। तो बस से उसने टाइम कितना लिया था ट्रेन से 60/4, बस से कितना लिया 240/y इक्वल्स टू 4 आवर। और यहाँ से ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, है ना। इसको आप लेट कर लेना, वो बाद की बात है। फिलहाल अभी यहाँ देखिए इक्वेशंस बना ली हमने। फिर अगली स्टेटमेंट में बोला था इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन से 100 किलोमीटर जा रही है, तो बस से कितना हो जाएगा, रिमेनिंग बाय बस 200 किलोमीटर, है ना। टोटल 300 किलोमीटर बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है। तो ट्रेन से अगर वो 100 किलोमीटर जा रही है तो बस से कितना जाएगी 200 किलोमीटर। आगे क्या बोला है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको कितना टाइम ज़्यादा लगता है 10 मिनट ज़्यादा। जैसे मतलब पहले अगर वो 4 आवर्स में जा रही थी तो अब 4 आवर 10 मिनट्स में जाएगी। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस की हमें सेपरेटली बतानी है। तो अभी फिर हम लिखेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा 4 आवर प्लस 10/60 आवर, है ना। 10/60 ये कैसे किया ना मैंने बेटा, देखो उसको बोला था उसने 4 घंटे जितने पहले लिए थे ना उससे 10 मिनट ज़्यादा लिए। अब ये तो 4 तो आर में है, तो इसको भी मैंने आर में चेंज कर लिया। तो 10 को आर में चेंज करने के लिए मिनट से आर में 60 से डिवाइड कर देते, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने 4 प्लस 10/60 आर, ठीक है। नाउ टोटल टाइम, तो टोटल टाइम किसके द्वारा लिया गया, 100 किलोमीटर चली वो ट्रेन से। तो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलने पे अगर ट्रेन की स्पीड x है तो उसको टाइम कितना लगा 100/x। और ऐसे ही वो बची हुई डिस्टेंस कितनी बच गई, डिस्टेंस 200, वो गई वो बस से, तो उसको टाइम लगा 200/y। एंड यहाँ पर हम टोटल टाइम इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो ऊपर की तरफ आ जाएगा ये आपका 6 × 4 + 1/6, है ना। ये 0 से 0 कैंसिल, फिर हमने एलसीएम ले लिया। तो हम लोगों के पास आ चुका है यहाँ पे 200/x + 200/y = 25/6। अभी आपके सामने ये 2 इक्वेशन बन गई है। ये बिल्कुल वैसे इक्वेशन है जैसे हमने लोगों ने इसका 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो आपको पता है क्या करना है इसमें, 1/x को आप p ले लीजिए, 1/y को आप q ले लीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? नंदनी, निकिता, संभवी, फ्रेंड्स, बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। बेटा हो जाएगा या आगे अभी और करके बताऊं? सर हो जाएगा। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे बेटा ये लिखा है ना 60/x, और इसको आप एक बार दोबारा ले लीजिए। इसको ना थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं आप। कैसे, पहले तो आप पुट कर लीजिए, लेट कर लीजिए। लेट 1/x = हमने कर लिया q और 1/y = हमने कर लिया p। तो 60q + 240p = 4। अब देखो आप देख पा रहे हैं बेटा, ये जो 60, 240 एंड 4, ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो 4 से डिवाइड करने पे यहाँ बचेगा 15q + 60p और इधर बच गया 1। जब भी ऐसा होता है ना कि जितने भी नंबर्स हैं वो किसी ना किसी के टेबल में आ रहे हैं, तो आप उसको पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो जैसे ही मैंने 4 कॉमन लिया तो बचे 15q + 60p है = 4। और इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये 4 चला जाएगा अपॉन में, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ये इक्वेशन 1 है। बिल्कुल सिमिलर मैं यहाँ पे करूँगा 100q + 200p = 25/6। अब आप देख रहे हो 100 और 200 और 25, ये 25 के टेबल में आ जाते हैं। तो मैंने 25 कॉमन लिया इधर से, तो यहाँ बचा 4q + 8p = 25/6।
और इस 25 से 25 कैंसिल, तो बच गया 4q प्लस 8p इक्वल्स टू 1/6। इससे क्या होगा ना बेटा, आपकी इक्वेशन थोड़ी इजी बन जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये छोटी वैल्यूज़ है, पहले अगर आप 100 200 को इनको इक्वल करते तो काफ़ी टाइम लगेगा और कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। अब इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली 15q और यहाँ पे 4q, तो दोनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आता है, तो वो है हमारा 60 है ना। 15 और 4 का एलसीएम मैंने ले लिया तो 60 आ गया। तो इसमें किससे इंटू करेंगे, 4 से, एंड इसमें किससे इंटू कर देंगे, 15 से। तो आप कर लेना, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.7 जो ऑप्शनल हमारी एक्सरसाइज थी, इसको हम लोग करेंगे। अच्छी एक्सरसाइज है और ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है ना, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं। जो बोर्ड में या फिर किसी हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इन्हीं एक्सरसाइज से आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। चलिए बेटा, आप देखिए अब एक्सरसाइज 3.7, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें और बहुत ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ना मैं रैंडम क्वेश्चन कराता हूँ, मतलब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप ये तो खुद ही कर लोगे, मैं बता देता हूँ एक बार। बोला एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। एनी और जो बीजू की हेयर कह रहा एजेस है ना, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 years है। एनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी की जो फादर है धर्म, वो एनी की एज के ट्वाइस हैं, डबल है। जो भी एनी की एज है उसका डबल है। सपोज एनी की एज 20 है तो उसके फादर हो गए 40। और बोला है बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है अपनी बहन कैथी से डबल है, एज में डबल है। अगर उसकी बहन कैथी की एज जो है वो अगर सपोज x है तो बीजू की एज उसकी हो जाएगी 2x। आगे बोला था एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। और कैथी और धर्म की एज का बीच में जो डिफरेंस है वो 30 years का है। तो फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो एनी और बीजू की एज बतानी है। क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी घुमाया गया है इसमें, है ना। तो हम भी घूम लेते हैं थोड़ा सा इसके साथ। तो सबसे पहले बोला था एजेस ऑफ 2 फ्रेंड। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा ये है कि हम लोगों को ना यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि इसको सॉल्व बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 2 वेरिएबल बना के, तो हम इसे सिंगल वेरिएबल में भी कर सकते हैं चाहे तो। सबसे पहला एजेस ऑफ 2 फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। और एनी और बीजू की जो एज का डिफरेंस है वो 3 years है। तो मतलब लाइक एनी और बीजू की एज का जो डिफरेंस हो गया वो 3 years है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ किसी की भी एज, तो मैंने अगर जैसे बीजू की एक्स लेट कर ली तो एनी माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से एनी की कितनी आ जाएगी 3 + x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं, लेट एज ऑफ बीजू। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया लेट एज ऑफ बीजू। तो बीजू की एज मैंने यहाँ से लेट कर ली x। तो एनी की एज कितनी हो जाएगी 3 + x। ये मैंने आपको समझाया है ना। डिफरेंस मतलब होता है बेटा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। हमें यहाँ पे पता नहीं है कौन बड़ा है, बट हमने फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एनी बड़ी है। ठीक है, आंसर अगर नेगेटिव में आता है ना तो आप नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि किसी की भी एज माइनस में तो नहीं हो सकती ना। ऐसा तो है ही नहीं कि वो उसकी एज जो है उसके पैदा होने से पहले ही काउंट होने लगे। किसी की भी एज तभी तो होगी जब वो पैदा हो जाएगा, तभी उसकी एज काउंट होगी। तो आप अगर एज वाले क्वेश्चन में सपोज जैसे मैंने यहाँ पे एनी को पहले ले लिया, सपोज एनी बड़ा नहीं है या एनी बड़ी नहीं है, तो भाई फिर आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आता है ना बेटा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आंसर में ये लिखिए बाय ड्रॉपिंग द नेगेटिव साइन एज ऑफ एनी इज़ दिस। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे हम देख लेते हैं। इसने बोला था कि एनी और बीजू की एज का डिफरेंस 3 है। तो मैंने एनी माइनस बीजू इक्वल्स टू 3 रखा और बीजू की एज मैंने x लेट कर ली। तो एनी की एज यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 + x। तो ये हो गया हमारा। आगे
एनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, तो धर्म की एज कितनी हो जाएगी, एनी की एज की ट्वाइस। तो एनी की एज कितनी है 3 + x, तो धर्म की हो गई 2 × 3 + x, तो धर्म की एज हो गई 6 + 2x। नाउ एंड बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और जो बीजू है ना, बीजू अपनी बहन कैथी से ट्वाइस बड़ा है, तो उसकी बहन की एज क्या हो जाएगी, उसकी एज का आधा। मैं इसके लिए आपको इक्वेशन बना के दिखाऊं कि बीजू जो है कैथी जो उसकी बहन है उसका ट्वाइस है, तो कैथी की एज तो मुझे नहीं पता बट मुझे बीजू की पता है, तो बीजू की मैंने यहाँ से x रखी, तो कैथी की एज कितनी हो गई 2 चला गया नीचे, तो कैथी की एज हो गई हम लोगों के पास आ गई, कैथी की एज वो आ गई x/2। ठीक है, आपको जो कंडीशन दी है ना आप उसको लिख लीजिए और जो वैल्यू आपको पता है उसे पुट कर दीजिए, जिसकी भी एज आपके पास है और जिसकी नहीं है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों के पास आ चुकी कैथी की एज x/2। आगे क्वेश्चन में बोला था द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, जो कैथी और धर्म की एज है ना उसमें 30 ईयर्स का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर कैथी की एज कितनी है ये, और धर्म की एज कितनी है। अच्छा एक चीज़ और, हमने यहाँ पे थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ये खुद सोचिए, बीजू और एनी जो दो दोस्त हैं उनके बीच एज में 3 ईयर्स का डिफरेंस है, और फिर एनी के फादर धर्म है, तो एनी के फादर ऑब्वियसली एनी और बीजू से तो बड़े होंगे, तो धर्म की एज मुझे पहले लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर कैथी जो है वो बीजू की सिस्टर है, तो कैथी चाहे कितनी भी बड़ी हो, बीजू धर्म के पिता के मतलब एनी के फादर की इक्वल तो नहीं हो सकती ना, एनी के फादर से बड़ी तो नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैथी की एज बाद में लिख रहा हूँ। और दोनों का डिफरेंस कितना है 30 ईयर्स। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा। हम लोगों को बोला गया था 2 फ्रेंड की एज का डिफरेंस 3 है, तो हमने लेट कर लिया यहाँ से कि हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए एनी बड़ा है या बड़ी है, तो एनी माइनस बीजू इक्वल्स टू 3। डिफरेंस मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो बीजू की एज मैंने यहाँ से एक्स लेट करी, तो एनी की एज आ गई, ये एक्स चला गया राइट हैंड साइड 3 + x। ठीक है, उसके बाद बोला था धर्म जो है वो एनी के फादर है और वो एनी के एज के ट्वाइस है, तो एनी के जो भी है उसका ट्वाइस कर देंगे हम लोग, तो धर्म की एज आ जाएगी। फिर बोला गया था कि जो बीजू है ना अपनी बहन कैथी की एज का डबल है, बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी हिज सिस्टर कैथी, तो बीजू इक्वल्स टू 2 × कैथी। अब कैथी की एज तो मुझे नहीं पता बट बीजू की पता है, बीजू की मैंने यहाँ से देख के लिख दिया, बीजू की एज थी x, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x। कैथी की एज निकालने के लिए ये 2 चला जाएगा अपॉन में, तो कैथी की एज आ गई x/2। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बोला है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30, मतलब जो कैथी और धर्म की एज है ना उसमें 30 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आपको पता है कि जो धर्म है ये एनी के पापा हैं और बीजू और एनी फ्रेंड है, और जो कैथी है वो बीजू की बहन है। तो बेटा बीजू और एनी फ्रेंड है, तो जो धर्म एनी के पापा हैं वो बीजू से बड़े होंगे, और बीजू से बड़े हैं तो उसकी बहन कैथी से भी बड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बीजू तो कैथी की एज का ऑलरेडी डबल है ना, बीजू तो खुद कैथी की एज का दुगना है, तो धर्म जो एनी के पापा हैं वो बीजू से बड़े हैं और वो कैथी से भी बड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ लिखी कि धर्म की एज माइनस कैथी की एज इक्वल्स टू 30। तो इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा, x वाली वैल्यू इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको उठा के ले जाते हैं राइट हैंड साइड। तो इधर सॉल्व करके आ गया 4x - x/2, एलसीएम ले लिया मैंने, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 2 2 या 4, एंड इधर आ जाएगा x, इधर आ गया हम लोगों के पास 24। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3x, इधर आ गया 24 × 2, तो x इक्वल्स टू हो गया 48/3, 3 से काटा मैंने 16 बार। तो हम लोगों के पास एजेस आ चुकी है, x की वैल्यू 16, तो x 16 है तो बीजू की हो गई 16 और एनी की हो गई 19। किसी को कोई डाउट इसमें? बेटा आप रेज हैंड कर सकते हो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। फ्रेंड्स समझ में आ गया बेटा? यस सर। नंदनी, निकिता, यस सर। संभवी, यस सर। कोई डाउट बेटा इसमें?
चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सुप्रिया, आपको समझ में आया बेटा? आप क्लास में लेट आए थे। मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है शायद। अभी भी बारिश हो रही है क्या मीठी में? यस सर। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोला गया है वन सेज, वन मतलब कोई कहता है गिव मी 100, मुझे 100 रुपये दो, फ्रेंड दोस्त से अपने, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कोई कहता है अपने दोस्त से कि अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे ना तो मैं तुम जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं उसके मेरे पास डबल हो जाएंगे पैसे, मतलब मैं तुमसे दुगना रिच हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाई, दूसरा दोस्त उसका कहता है जो जिससे वो पैसे मांग रहा है, इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपये दोगे तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे जितने भी तुम्हारे पास पैसा उसका 6 टाइम रिच हो जाऊंगा, मतलब मेरे पास उसका 6 टाइम पैसा हो जाएगा। ठीक है, टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो हम लोगों को ये बतानी है कि उनके पास पैसा कितना है दोनों के पास, फ्रॉम द, क्या बोल रहा है ये, बीज गणित और भास्करा। अच्छा ये मतलब जो क्वेश्चन है ना ये बीज गणित मतलब अलजेब्रा से दिया गया है, भास्कर बुक से, भास्कर पार्ट सेकेंड से। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखो बेटा, जैसे मैंने मान लिया कि दोनों के पास, एक के पास एक्स था एक के पास वाई रुपये थी, तो अगर ये हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन करें, फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोला गया एक्स बोल रहा है वाई से, ये फर्स्ट फ्रेंड है, फ्रेंड फर्स्ट, और ये फ्रेंड सेकेंड, इन दोनों के पास एक्स और वाई रुपये थी। तो एक्स वाई से बोल रहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे, तो अगर वाई ने उसको 100 रुपये दे दिए तो वाई के पास 100 रुपये कम हो गए। तो एक्स बोल रहा है वाई से कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मैं जितना भी तुम्हारे पास अमाउंट है उसका ट्वाइस हो जाऊंगा। तो अब उसने अगर 100 रुपये दे दिए वाई ने, तो वाई के पास 100 रुपये कम हो गए, तो यहाँ से इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, एक्स वाले हमने एक तरफ करे, एक्स वाई वाले, एंड जो विदाउट एक्स वाई वाले हैं उनको हमने राइट हैंड साइड में लिया है। तो यहाँ से हम लोगों के पास आ गए माइनस के 300, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी। अब y बोल रहा है x से कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे, तो अगर x 10 रुपये देगा भाई x के पास 10 रुपये कम हो जाएंगे, है ना, x के पास से 10 रुपये कम हो गए। तो y बोल रहा है x से अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे तो तुम पे जितना भी अमाउंट है मैं उसका 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो वो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 माइनस x माइनस 10। तो यहाँ से हम लोगों के पास आ गया 6x माइनस 60। एक्स वाले एक तरफ करें, एक्स वाई वाले, एंड जो कांस्टेंट हमें उन्हें एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों के पास 2 इक्वेशंस आ चुकी है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको? बेटा सबको समझ में आया ये? किसी को कोई डाउट इसमें? निकिता बेटा आपको समझ में आया? सुप्रिया, निकिता, यस सर। फ्रेंड्स, नंदनी आपको समझ में आया? संभवी? चलो बेटा, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा सॉल्यूशन इसका। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में।
ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस में चलते हैं इसके। तो अभी आप आगे देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर ना, ये तो आप कर ही लोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे होंगे कुछ इसी टाइप की फिगर है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, है ना। अभी 3, 4, 5, 6 करते हैं अभी 1 मिनट में, पहले से 8 को देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, है ना। फाइंड द एंगल्स, तो हमें एंगल्स बताना है, ठीक है। तो ABCD अगर बेटा यहाँ पे D है, ये D है, ये इधर B है, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो हमें इसके एंगल की मेजरमेंट बतानी है। तो बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं ना, जैसे A के अपोजिट कौन सा एंगल है, यहाँ पे हम देखें A के अपोजिट, तो A के अपोजिट मतलब A के सामने की तरफ, तो A के सामने कौन सा एंगल है C। ऐसे B के सामने की तरफ कौन सा एंगल है, तो B के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया D। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y + 20 - 4x = 180। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 4y - 4x और 20 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 140 - 20 बचा 120। और ऐसी b + d = भी कितना होता है 180, है ना। सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। चैप्टर जब आएगा आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन हम करेंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एक्चुअल होता क्या है, कि और कौन सी फिगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगी, कौन सी नहीं। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो कोऑर्डिनेटर होगा जो किसी भी एक सर्कल के अंदर बना होगा और उसका हर एक वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे आप वर्टेक्स देख रहे होंगे 4 वर्टेक्स हैं, और उसका हर एक वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहा होगा। वर्टेक्स होता है बेटा जहाँ पे 2 लाइनें मैच करती हैं, जैसे ये 2 लाइनें, ये 2 लाइन कहाँ पे मिल रही है, इधर B पर, तो ये एक वर्टेक्स, इधर C पे मिल रही है तो ये 2 वर्टेक्स हो गए, इधर D पे मिल रही है तो 3 वर्टेक्स, और इधर A पे मिल रही है तो 4 वर्टेक्स। तो इसके हर एक वर्टेक्स जो है ना वो सर्कल पे होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये, तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। नाउ यहाँ पे आप वैल्यूज़ रख दीजिए और उसके बाद आप कर ही लोगे इसे, बहुत ईजी है, ठीक है। इसे सॉल्व कर देना आप, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला था, और इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके 7th वाला जो क्वेश्चन है वो खुद से करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हाँ बेटा 180 डिग्री होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, इसका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए ट्रेन कवर्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन जो है कुछ डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब बिल्कुल सेम स्पीड से। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, 10 km/h फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस। अगर वो 10 किलोमीटर तेज चलती, मतलब उसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर और ज़्यादा होती, तो उसको 2 घंटे कम लगते, जितना टाइम वो ले रही है उससे, स्केड्यूल टाइम से, ठीक है। जैसे सपोज़ एक ट्रेन मेरठ से दिल्ली जाती है या मेरठ से अमेठी जाती है, तो अगर वो 10 hours में जा रही है, अगर मैं उसकी स्पीड जैसे सपोज़ 10 hours में जा रही है और उसकी स्पीड 100 km/h थी, तो अगर मैं उसको 10 किलोमीटर और बढ़ा दूँ, 110 कर दूँ, तो उसको 2 hours लेस लगेंगे, मतलब 10 hours लग रहे थे ना, तो अब लगेंगे 8 hours। आगे क्या बोला है, एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km/h, अगर उसकी स्पीड को हम 10 km/h कम कर दें, तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो उसको 3 घंटे और ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे पहले उसको 10 hours लग रहे थे, और अगर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर से 90 कर दूं मैं, तो उसको 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे, 13 hours लग जाएंगे।
तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड कवर्ड बाय द ट्रेन, तो हमको ये बताना है ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो हमने लेट कर लिया, लेट ट्रेन ने x किलोमीटर जो था वो कवर किया। ठीक है, अब इसने बोला था ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चली और हमें ये बोला गया है कि अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर फास्टर कर दे तो इसको 2 घंटे कम लगेंगे। ठीक है, तो हमने लेट करा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, ट्रेन की जो स्पीड थी वो y थी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम आ गया, टाइम इक्वल्स टू कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस हम लोगों को पता है x और स्पीड है हमारी y। तो इसने ये दिया था कि अगर जो है वो 10 किलोमीटर तेज हो जाए उसकी स्पीड, तो पहले y थी अभी y + 10 हो जाएगी, तो उसको 2 आवर्स कम लगेंगे। तो उसको पहले वाले टाइम से जो भी टाइम रहा होगा उससे 2 आवर्स कम लगेंगे। ठीक है, नाउ अगर उसकी हम लोग स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर दें तो उसको पहले वाले टाइम से 2 आवर्स ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, तो उसको पहले वाले टाइम से क्या लग जाएंगे, 2 आवर्स ज़्यादा। सर 3 आवर्स होगा। 3 आवर्स है, हाँ तो बेटा, हाँ सॉरी 3 आवर्स लिखा, 3 आवर्स ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेटा एक चीज़ देख रहा हूँ, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोगों का आ गया x अपॉन y + 10 इक्वल्स टू x अपॉन y - 10 इक्वल्स टू 5 आवर्स। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक बताओ, किसी को समझ में आया? नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ मुझे पता है बेटा, यहाँ तक डाउट हो रहा होगा आपको। देखो बेटा, सर आ गया समझ में। मैं बता रहा हूँ एक बार दोबारा से कि आप ये देखिए बेटा कि अगर हम यहाँ पे बात करें टाइम की, तो टाइम होता है हमारा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बोला था उसने पहले वाले टाइम से, जो भी पहले टाइम रहा है उससे 2 आवर्स कम। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर उसकी स्पीड हम 10 आवर्स कम कर दें तो वो जितना भी टाइम लेगी उससे वो 3 आवर्स ज़्यादा, तो पहले वाले टाइम से 3 आवर्स ज़्यादा। तो हमने यहाँ से क्या किया, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल दिया, मतलब दोनों को माइनस कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x अपॉन y + 10 और यहाँ आ गया x अपॉन y - 10, और दोनों को मैंने जब माइनस किया तो ये आ गया हमारा 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर ऑफ, कहाँ गया, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो ट्रेन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर्ड की गई ये हमें बताना है। तो मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो xy होगा, 2 इक्वेशन बनानी चाहिए था। एक मिनट रुकना बस बेटा। ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड,